बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक क्लास में देखिए ताकि आपको जो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ सके। आई होप सो कि आपको पिछले लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। हम MTH 501 ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर तकरीबन 20 और 21 और 22 तीनों लेक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर जो 22 है उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी जिसको आप देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कि अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट नंबर 4 है ऑपरेशन रिसर्च का, जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी सारा इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के। लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई हम इस तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करते, ये जस्ट एक प्लानिंग है कि किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं उसका जो स्टार्टिंग लेवल होता है उससे लेकर उसके एंडिंग लेवल तक, कि कोई भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हम कहीं से ख़रीद रहे हैं, हम कोई भी किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें जो भी प्लानिंग आती है उस चीज़ के सेल्स को इंक्रीज़ करने से लेकर उसके प्रॉफिट को ज़्यादा करने तक, मतलब जितना हम लोग उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम अपना प्रॉफिट जो है वो उससे निकालते हैं, वहाँ तक की जो सारी प्लानिंग होती है उस पूरी प्लानिंग को एक लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम दिया गया है। अब कुछ ऐसे हो जाते हैं, चांसेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं कर सकते, तो वही चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। इनका जस्ट आपने एक कंसेप्ट ले लेना है, इनके नामों को अच्छी तरीके से देख लेना है कि कौन कौन सी लिमिटेशंस आ सकती हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने इनके नाम देख लेने हैं। तो इस तरीके से आपका आ सकता है कि MCQs के ऑल ऑफ देम आर लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट, तो उस लिहाज से आपको इन सब के नाम आने चाहिए और थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का है। अब प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो अपने प्रॉब्लम्स को देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन दिए गए होते हैं जो कि नॉन लीनियर होते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं, लीनियर बना सकते हैं। और जो भी हमारे पास दिए गए होते हैं, हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो एक दूसरे के जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। और रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स नॉन लीनियर होते हैं और उन सॉल्यूशंस को वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस जो है वो किए जाते हैं। अक्सर ऐसा पॉसिबल होता है कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हमारे जो नॉन लीनियर हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उनको हम लीनियर बना सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए कौन कौन से क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे आप ब्लू इस वाली अंडरलाइन में देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है कि sometime it is possible to convert the non-linear programming problems into the linear programming model so that the simplex method can very well be employed but this is not always possible। ठीक है, वही बात कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक मेथड होता है जिसको सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। इस मेथड के बारे में आप डिटेल से मैं आपको लेक्चर नंबर 22 में समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कि सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करके हम कुछ नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारे जो नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो इन सर्टेन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इट में अपीयर्स दैट द प्रॉब्लम इज कम्प्लीटली लीनियर बट सम टाइम डिसीविंग। अब इसका क्या मतलब है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने होता है अगर हम उसको थोड़ा बहुत देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सामने से ऐसा लग रहा होता है कि वो लीनियर है, बट अंदर से वो लीनियर नहीं होता। डिसीविंग मीन के वो एक धोखा होता है, मतलब हमें लग रहा होता है कि वो ऐसा है लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि कोई भी हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हमारे पास सबसे पहली बात इसमें क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए टू द लेवल ऑफ ईच एक्टिविटी डिसाइडेड इंडिविजुअली। यानी कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड कर रखी होती हैं उनके हिसाब से उनको प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारी जो रियल लाइफ है उसमें अगर आप देखें, ये तो मैथमेटिक्स की बात होगी कि क्या है कि वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो नॉन लीनियर होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को
जो है वो लीनियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। बट अक्सर जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम हर नॉन लीनियर प्रॉब्लम को लीनियर में कन्वर्ट कर सकें, और सम टाइम हमें ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने पड़ते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जिनके ऊपर हम अच्छा खासा टाइम लगा चुके होते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास लीनियर नहीं, हमारे पास नॉन लीनियर प्रॉब्लम आ गया, जिनको हम इजीली इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आगे अगर आप चलें तो अगला जो आपका लिमिटेशन है वो क्या, एडिटिविटी। अब एडिटिविटी का क्या मतलब है कि कोई भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन दो प्रोडक्ट्स, वो जो दो प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं उनके ऊपर जितना भी आपको खर्चा वगैरह आ रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रॉफिट आएगा उनको ऐड करने से आपके पास वो रकम आनी चाहिए, वो वैल्यू आनी चाहिए जो आपने उनको बनाने में खर्च किया। लेकिन अक्सर जो है वो ऐसा नहीं होता। जब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छे तरीके से गेन नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो एडिटिविटी का प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे हम लीनियर प्रोग्रामिंग को इजीली जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसके एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें तो आपको ये आसानी से और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। दिस implies that the total measure of the effectiveness and each total resources usage required for the joint performance of the activity must be equal to the respective sum of these quantities resulting for the each activity being considered individually। ठीक है, वही बात कि अगर हम इन दोनों को दोनों के जो हमारे पास इफेक्टिवनेस आएगी, जो टोटल रिसोर्सेज इसके लिए यूज होंगे, उन दोनों को ऐड करने से वही चीज़ आनी चाहिए जो हमने उससे पहले कंसीडर की थी। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हम इस तरीके में लिनियर प्रोग्रामिंग को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह आगे जो आप चलें तो आगे है आपके पास डिविजिबिलिटी। इसमें भी ये होता है कि अक्सर जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो नॉन इंटीजर्स होती हैं और इसको डिसाइड करना पड़ता है। अगर इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, मैनी टाइम यू कम अक्रॉस केसेस वेयर द ऑप्टिमल सोल्यूशन लीड्स टू द नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन आते हैं वो क्या होते हैं कि नॉन इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं एट द डिसीजन वेरिएबल। और अगर जो है वो डिसीजन वेरिएबल नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस कर रहे हों, इट वुड हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस ओनली इफ दे टर्न आउट टू बी द इंटीजर वेरिएबल वैल्यूज। यानी कि कोई भी आपके पास अगर नॉन इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं तो नॉन इंटीजर्स आते हैं तो उनको क्या होना चाहिए कि आपके पास इंटीजर में आपको उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। वी कांट प्रोड्यूस नॉन इंटीजर्स वैल्यू, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अक्सर जो है वो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसके नियरेस्ट लाने के लिए इंटीजर्स के, लेकिन फिर वो भी इतना सही तरीका नहीं होता कि हम जो है वो एग्जैक्ट आंसर उसमें बता सकें। फिर डिटर्मिनिस्टिक आ जाता है, इसमें भी कुछ जो है वो आपको दी जाती हैं, कंस्ट्रेंट दी जाती हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने काम को करना है, वो आपके यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक की लिमिटेशंस में आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, कि हम जो है वो लीनियर जो प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको ग्राफिकली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर अलजेब्रिक मेथड को यूज़ करके हम जो है वो इजीली लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आगे चले तो जो सेकंड मेथड है अलजेब्रिक, वो जो मैंने आपको बताया अलजेब्रिक प्रोसीजर या फिर सिंप्लेक्स मेथड भी इसको कहा जाता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड के बारे में। तो सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करके हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नॉन लीनियर होते हैं, उनको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें क्या होता है, इटरेटिव प्रोसीजर इंक्लूड होता है। दिस कैन बी अप्लाई टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू अदर मोर वेरिएबल। ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। अगर पहला पार्ट आप देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कौन सा होता है। बहुत ईजी से है, इसको जस्ट एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है। जो अगला आपका टॉपिक होगा सिंप्लेक्स मेथड वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसमें आपके पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट से हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, सबसे पहले एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने लिया 3x + 5y = 15। सबसे पहले ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। ज्योमेट्रिकली दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जहाँ से अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और जहाँ से जो हमारे पास इसके पॉइंट आते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर x = 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में अगर हम x = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 3 आएगी। फिर इसी तरीके से अगर हम y = 0 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
5 आएगी। जब ए की वैल्यू आपके पास वाई की वैल्यू आपके पास 3 आई है तो ए का पॉइंट आपका क्या बन गया 0 1 3, यानी कि एक्स इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। सेम इस तरीके से जब आपने y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपके पास ये x एक्सेस होता है और ये आपका यहाँ पे y एक्सेस होता है। आपकी x की वैल्यू 5 आई और आपकी y की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, तो यहाँ पे इस पॉइंट को इसने मिला दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से अगर जो है वो इनइक्वालिटी आ जाती है तो इनइक्वालिटी को भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू अगर 15 आ जाता है तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। x इज इक्वल टू जब 0 पुट करें और y इज इक्वल टू फिर 0 पुट करें तो यहाँ पे यही वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा से आपकी आ जाएंगी 3 और 0 एंड प्लस 5 एंड 0, और इसको दोबारा से इसी तरह इसने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। फिर जब इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 15 रखा है तो इसमें भी सेम इसने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब आगे चले आप तो यहाँ पे एक और इक्वेशन आपको दी हुई है 4x माइनस 5y इज लेस देन इक्वल टू 20। इसकी लाइन भी जो है वो इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है, और जो आपके पास 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 15 था और यहाँ पे जो है वो इसने लेस देन 20 ली है लाइन, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में आ रही हैं। दैट्स वाई इसने यहाँ पे इसको प्लॉट किया है इस तरीके से। जब 4x आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है -4x माइनस 5y इज लेस देन इक्वल टू 20 है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे अब जो हमारी वैल्यूज़ निकलेंगे वो x की वैल्यू आपकी -1 है और जो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू आपके पास -5 आ रही है। तो फिर इस तरीके से हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल आसान से है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ईजी से होते हैं कि जस्ट हमने इनके पॉइंट्स को फाइंड करना है और हमने इनको प्लॉट कर देना, लाइन को मिला देना जैसी भी इसकी शेप बन रही होगी। उसके बाद आगे अगर आप चलें तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 7y, यहाँ पे कुछ इसने पॉइंट दिए हैं सब्जेक्ट टू x इज लेस देन 40, y इज लेस देन 30 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड y जो है वो ग्रेटर देन 0 के होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी प्लॉटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो अलग अलग है। इनको जब हम एक साथ देखेंगे तो आपको इजीली इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। जब x इज लेस देन 40 पुट किया तो यहाँ पे जो है वो इसके पॉइंट्स आएंगे। x की वैल्यू जो है वो 40 और जहाँ से y की वैल्यू जो भी निकलेगी उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। जब x की वैल्यू हम 40 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, फिर जब हम y इज इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो इस तरह की एक शेप जो है वो हमारे पास इसकी बन जाएगी। y की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे 30 होगी और इसको एक स्ट्रेट लाइन में हम इस तरीके से बॉक्स की शेप में प्लॉट करेंगे। फिर जब हम x प्लस वाई इज लेस देन हमारे पास 60 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू भी आपके पास 60 और y की वैल्यू भी जो है वो आपके पास 60 आएगी। जब आप इसको प्लॉट करेंगे x की और y की वैल्यूज़ जो आपने ऊपर निकाली है उनको पुट करते हुए जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 60 वैल्यू आएगी। जब आपके पास 60 वैल्यू आएगी दोनों की तो यहाँ पे फिर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद ये जो है इसका जो मेन पॉइंट है आपका यहाँ पे आता है इसका इस ग्राफ में कि इसको किस तरीके से हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आपको कुछ कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका ये ए होगा, यहाँ पे आपका ये बी बनाएगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे आपका एक ई का पॉइंट होगा। इनके कॉर्नर पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है। ए जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 0 0 हैं जो कि हमें सामने नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या है 0 0, यानी कि x इज इक्वल टू बी 0 और y इज इक्वल टू बी 0। इसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। फिर इस तरीके से अगर हम बी पॉइंट पे जाएँ तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें जो एक x की वैल्यू हमारी 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 आ रही है। तो यहाँ पे हमने जब x की जगह 0 और y की वैल्यू 30 पुट की तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई 210 आ गई। फिर इस तरीके से अगली वैल्यूज जो है वो c का जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे 30 और 30 का आ रहा है। x की वैल्यू भी 30 और y की वैल्यू भी 30 है। यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, दैट्स वाई हमने दोनों की वैल्यूज को सेम लिया है। फिर इसी तरीके से अगर आगे चलें तो जो d की वैल्यू है वो 40 है और साथ में जो d का जो कॉर्नर पॉइंट है वो 40 और 20 पे आ रहा है। और इस तरीके से जो e का कॉर्नर पॉइंट है वो हमारा क्या आ रहा है 40 पे और 0 पे। x की वैल्यू हमारे पास 40 और y की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास क्या होगी 0 हो जाएगी। जब इन सब को हम पुट करेंगे तो हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारा इसका सोल्यूशन होगा। जैसे कि जब हमने x इज इक्वल टू बी 30 और y इक्वल टू बी 30 पुट किया तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या आया यहाँ पे 330 आया। तो ये हमारा इसका जो है वो मैक्सिमम सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। फिर इसी तरीके से मिनिमाइज करते हैं।
मिनिमाइज़ करने का भी सेम इसी तरीके से हमारा प्रोसेस होता है कि मिनिमाइज़ किस तरीके से इनको करना है। z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे अब हमारे सारे साइंस जो हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू के हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले आपने इनके पॉइंट्स को फाइंड करना है। पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपने काम जो है वो एक्स्ट्रा करना है। कोई भी एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू 100 है, जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसको 100 की इक्वल रख के फिर हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x की और y की जो है वो वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। फिर वहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं जो हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन होता है। उन इक्वेशंस में हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं और आगे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। फिर मतलब कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 हमने पुट किए तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आई है, 45 आई है। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ डेफिनेशन है। फेजिबल सोल्यूशन कौन सा होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा होता है। फेजिबल सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ ऑल द पॉइंट फॉर विच ऑल द कंस्ट्रेंट आर सेटिस्फाइड, यानी कि जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट दी हुई होंगी वो सारी सेटिस्फाइड होंगी तो वो हमारा फेजिबल सोल्यूशन होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, फेजिबल सोल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिफाइन किया होता है उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ये दोनों डेफिनेशंस आपने अच्छे से देखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपकी एक्सरसाइज है, आई होप सो कि ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ आ जाएगी। जो हमने एग्जांपल्स किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने पहले इसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना है और फिर अगर क्वेश्चन में गिवन हो के प्लॉट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल एक्स मेथड का टॉपिक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको सबसे पहले आपने देख लेना, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 और 4। इनको जस्ट एक आपने जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये क्या होता है बेसिकली कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं उनमें जो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ आती है, जो मिनिमम वैल्यूज़ आती हैं उनको हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज़ दी गई होती है, इनइक्वालिटीज़ को पहले हम इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ। इसके एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें इसकी जो डेफिनेशन है, द सिंप्लेक्स मेथड इज एन अलजेब्रिक प्रोसीजर इन्वॉल्विंग अ वेल डिफाइंड इटरेटिव प्रोसीजर। इसमें वेल इटरेटिव प्रोसीजर जो है वो हम इटरेशंस लगा के इसका सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। ठीक है, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है इन अ फ्यू नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप, यानी कि कुछ स्टेप्स हम करते हैं और हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, यहाँ पे सब्जेक्ट टू x इज लेस दैन 40 है, y इज लेस दैन इक्वल टू 30 है, x प्लस y इज लेस दैन इक्वल टू 60 है और x एंड y जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले जो हमारी जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ होती है उनको हम ख़त्म करते हैं और अगर ये इनइक्वालिटीज़ हमारे पास जो है वो लेस दैन इक्वल टू आती है तो यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल हमारा एक होता है जिसको s से डिनोट किया जाता है। S1 S2 S3 अप टू जितनी टर्म्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी इनको इंक्लूड करेंगे। जब हमारा यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा तो फिर हमारा जो स्लैक वेरिएबल होगा वो इनइक्वालिटीज़ में ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 40 था तो हमने लिख दिया x प्लस S1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये इसका बेसिक थीम है। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई होती हैं उसमें ग्रेटर देन का साइन होता है तो फिर जो हमारा स्लैक वेरिएबल है वो उसमें से माइनस हो जाता है। लेकिन बेसिकली हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस है वो यहाँ तक ही है, तो हम इसमें सिंप्लेक्स मेथड को मैक्सिमाइज करने के बारे में देखेंगे डिटेल से। इसके एग्जांपल हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।